everyone. तो continuing the first chapter, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? जैसे कि हमें पता है कि मैटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या आप सॉलिड को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड जो है वो मतलब वाटर अपने आप में एक लिक्विड है, क्या आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऐसे जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती? जब मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है? What happens inside the matter during the change of state? What happens to the particles of matter during the change of state? How does this change of state takes place? We need answers to all these questions, right? देखो, पहले कोई आइस थी, आपने उसको जैसे ही फ्रिज से बाहर निकाला तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गई, राइट? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो सॉलिड कन्वर्ट हुआ है लिक्विड में, ये कैसे हुआ है? इसके पार्टिकल्स को क्या हुआ कि वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गए, कि वो सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं कर रहे? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर हम अभी देखने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कि टेम्परेचर का हमारे पास क्या इफेक्ट आता है, या टेम्परेचर चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमें एक एक्टिविटी के थ्रू इसको देखेंगे। हमने एक बीकर के अंदर 150 ग्राम ऑफ आइस ले ली है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर हमने एक थर्मोमीटर भी लगा दिया है और नीचे से हम उसको बर्न कर रहे हैं, मतलब बर्नर हमने सेट कर दिया है। अब नीचे अगर आप बर्नर लगाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आइस मेल्ट करेगी, राइट? मेल्ट करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, और सेकंड काम क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। जैसे कि आपने अपने घर में एक बीकर रखा, इसमें आइस डाल दी और आप नीचे से इसको बर्न कर रहे हैं, तो होगा क्या कि पहले ये आइस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, पानी में। जब पूरी ही आइस का पानी बन जाएगा उसके बाद ये पानी भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट? ये दो ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेंगी। अब देखो, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। धीरे धीरे जो बिल्कुल लोवेस्ट फ्लेम होती है उस पे आप हीट करना स्टार्ट करें। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। जब आइस मेल्ट करना शुरू हो रही है, पिघलना शुरू हो रही है, उस टाइम आप उसका टेम्परेचर नोट कर लें। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब सारी ही आइस पिघल करके पानी बन चुकी है उस टाइम फिर से टेम्परेचर नोट करो। यानी आपने 2 बार किया। सबसे पहले जब आपने रखा ही था और आइस जो है वो पिघलना शुरू कर गई थी, तब आपने टेम्परेचर नोट किया, फर्स्ट टेम्परेचर। सेकेंड टेम्परेचर तब नोट करना है जब पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। इन दोनों टेम्परेचर को हमने नोट करके कहीं रिकॉर्ड कर लिया। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट व्हाइल स्टिरिंग टिल वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। थर्ड काम आपको क्या करना है कि आप बीकर के अंदर एक ग्लास रॉड रखेंगे। ग्लास रॉड क्या होता है कि जैसे आप लोगों को जूस पीते हुए आपने स्ट्रॉ यूज किया होगा, आप वो स्ट्रॉ जो होता है वो प्लास्टिक का होता है। अगर हम ग्लास की ले लेते हैं उसी फॉर्म में, पतली सी रॉड होती है ग्लास की, आई एम श्योर आपको आइडिया होगा, तो वही होती है हमारी ग्लास रॉड। ग्लास रॉड की हेल्प से बीकर में स्टर करना स्टार्ट कर दीजिए, उस ग्लास रॉड को घुमाना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा, पानी भी घूमने लग जाएगा, ठीक है? और ये आपको कब तक करना है, जब तक पानी बॉईल होना शुरू नहीं हो जाता तब। नाउ केयरफुली आई ऑन थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। जब पानी भाप बनना शुरू हो जाए उस टाइम पे फिर से आप थर्मोमीटर पे ध्यान देना शुरू कर दो। तीसरा टेम्परेचर आपको नोट करना है जब पानी भाप बनना शुरू हो गया है, और अभी भी थर्मोमीटर वहां से हटाना नहीं है, अब थर्मोमीटर को उसी में लगे रहने दो और धीरे धीरे टेम्परेचर नोट करो। Record your observation for the conversion of water in liquid state to gaseous state. ये आपके पास जो पूरी रिकॉर्ड आ गया है, ये पूरा रिकॉर्ड किसका है? पहले सॉलिड यानी आइस converted into water which is liquid which is converted into water vapor, gaseous state, ठीक है? ये आपके पास आ गया। अब हम क्या देखेंगे कि on increasing the temperature of solids,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। जैसे ही आपने आइस को हीट प्रोवाइड की, यानी कि हीट प्रोवाइड करना यानी टेम्परेचर रेज करना, जैसे ही आपने सॉलिड का, आइस का टेम्परेचर रेज किया, टेम्परेचर रेज करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अब ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है, तो इनमें एक वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. अब होगा क्या कि जब हम पहले हीट हमने दी, तो उस हीट से इन पार्टिकल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गए। उसके बाद जो हीट मिल रही है, उस हीट की वजह से इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता चला जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि पहले जो आप हीट दे रहे हैं, या जब हम हीट देना शुरू करते हैं, वो हीट यूटिलाइज हो जाती है इनको वाइब्रेट कराने में। उसके बाद जो हम फर्दर हीट दे रहे होते हैं, दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में। ठीक है, और जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा, तो यानी ये पार्टिकल, अगर मैं इसको 1 और इसको 2 बोलूं, तो पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 अब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं इधर उधर, राइट। और होगा क्या कि ये पार्टिकल्स इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब सॉलिड आपका मेल्ट कर चुका है, और मेल्ट होके वो कन्वर्ट हो चुका है लिक्विड में। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट किसको बोला जाता है? वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे आपका सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको आप कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में था। जितना कम मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब उतना ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में था। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की अगर हम बात करें, तो ये होता है 273.15 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में बोले तो हम कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि when a solid melts, जब सॉलिड मेल्ट करता है, its temperature remains the same. Where does the heat energy go? देखो, आपने यहाँ बीकर लगाया था ना, इसमें आइस डाली, नीचे से हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जितना आप हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आइस मेल्ट कर रही है, इसी के अंदर हमने थर्मामीटर लगाया हुआ है। जब तक ये पूरी आइस मेल्ट नहीं कर जाती, तब तक थर्मामीटर हमें सेम ही रीडिंग देता है। तो ये सेम रीडिंग क्यों दे रहा है? हम तो नीचे से हीट दे रहे हैं। अगर हीट एनर्जी कंटिन्यूसली सप्लाई हो रही है, तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, पर ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। देखो, ये जो हो रहा है, नो इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज बिकॉज ये जो हीट आप दे रहे हैं, दिस हीट is used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. ये जो आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, सारी हीट एनर्जी यूटिलाइज हो रही है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में। यानी ये जो आप हीट दे रहे हैं ना, सबसे पहले क्या हुआ, आइस थी, हीट आपने दी, वो मेल्ट करने लगी। अब जितनी एनर्जी जा रही है वो सारी की सारी लग रही है आइस को मेल्ट करने में, यानी आइस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको डिक्रीज करने में। इसीलिए टोटल बीकर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं करता। देखो, as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of beaker and is known as latent heat. क्योंकि ये जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, इसकी वजह से टेम्परेचर में, हमारे थर्मामीटर में
कोई भी राइज नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं कि इसका मतलब जो एनर्जी हमने दी वो पूरी की पूरी बीकर के अंदर ही यूज हो गई, या हम कहें कि अंदर ही छुप गई, एक हिडन हीट की तरह से वो है। और इस हिडन हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि आप बीकर लेते हैं, उसमें आइस डालते हैं, नीचे से बर्नर ऑन करते हैं, आइस मेल्ट करना स्टार्ट करती है। मेल्ट करते के टाइम पे जितना भी हीट हम दे रहे हैं that will be utilized in decreasing the force of attraction between the particles, and since ये जो हीट एनर्जी है हमें कुछ ऐसे दिखती है कि ये हिडन हीट की फॉर्म में है, तो हम इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्योंकि ये जो लेटेंट वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है? हिडन होता है। ठीक है, अब लेटेंट हीट की अगर हमें ऑफिशियल एक डेफिनेशन चाहिए तो हम कहेंगे the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। ये आपकी latent heat of fusion की ऑफिशियल डेफिनेशन है। जैसे आ जाता है ना डिफाइन लेटेंट हीट, तो वहां आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंपली मत लिखना कि हिडन हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट, तो हम कहेंगे कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, उतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट जो हमें देनी पड़ती है ताकि 1 kg ऑफ सॉलिड, फिक्स है 1 kg के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं, 1 kg ऑफ सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इससे हमें ये समझ आया कि particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। ठीक है, अब देखो when we supply heat energy to water, particles start moving even faster at a certain temperature। A point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other। At this temperature the liquid starts changing into gas। हुआ क्या कि जैसे ही आपने हीट एनर्जी दी वाटर को, पहले हम आइस का केस कंसीडर कर रहे थे, अभी हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? पानी को। जैसे ही हमने पानी को यानी पानी के पार्टिकल्स को हीट एनर्जी दी तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर तेजी से मूव करना स्टार्ट कर गए। ऑल्दो वो पार्टिकल्स लिक्विड के थे, वो पहले से ही मोशन में थे, लेकिन अगर आप ज्यादा फिर भी हीट एनर्जी दे रहे हैं तो होगा क्या कि वो पार्टिकल जो पहले से ही इधर उधर घूम रहे हैं और तेजी से घूमना स्टार्ट कर देंगे, राइट। फिर एक सर्टेन टेम्परेचर हमें ऐसा मिलेगा जब पानी के पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी होगी कि वो अपने थोड़े से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पानी में है उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी ब्रेक कर देंगे और फ्रीली गैस के अंदर मूव कर जाएंगे, यानी लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। द टेम्परेचर एट विच, अब ये जो टेम्परेचर है जब आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है, या हम कहें कि लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये जो बॉइलिंग होता है ये बहुत सारे पार्टिकल्स का इकट्ठे है, तो हम कहते हैं बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो, ये बीकर में जो आपने लिया था पानी, इसके पार्टिकल ऐसे थे ना, इधर बल्क में थे, तो बल्क में पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं और उसके बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको बल्क फिनोमेना भी बोल सकते हैं। ठीक है, पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको दोनों लर्न रखने हैं। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, यानी आप उसको बोल सकते हैं 373 केल्विन। केल्विन में बोलेंगे 373 और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा दैट वाज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन क्या अब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं? कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? ये सेम तरीके से होगा जैसे फ्यूजन में हुआ था। देखो latent heat of fusion, देखो particles in steam that is water vapor at 100 degree Celsius have more energy than the water at the same temperature। This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि अगर एक तो हॉट बॉइलिंग वाटर है और दूसरी तरफ स्टीम है, तो किससे जल्दी हाथ जलेगा? जो बर्न होता है वो बॉइलिंग वाटर से इतना नहीं होता जितना स्टीम से होता है, या ये कहें कि स्टीम से और भी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि जो बॉइलिंग वाटर है उसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी है, लेकिन स्टीम के पार्टिकल्स के पास सम एक्स्ट्रा एनर्जी है, और एक्स्ट्रा एनर्जी होने की वजह से जो स्टीम के पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा बर्न करते हैं। तो देखो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको थोड़ा हीट दे दो, लिक्विड को गैसियस या वेपर में करना है तो भी उसको थोड़ा हीट दे दो, और अगर गैस को आप कूल डाउन करेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और लिक्विड को अगर आप कूल करेंगे, पानी हम जमाते ही हैं उससे कन्वर्ट हो जाता है आइस। तो ये सारा जो खेल चल रहा है वो किसका चल रहा है, टेम्परेचर का। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि अगर आपको मैटर की state of matter can be changed into another state by changing the temperature। आप टेम्परेचर को चेंज करके मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या है, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। चाइना डिश जैसे आपके घर में सिरामिक की प्लेट होगी, ठीक है। तो ऐसे समझो कि कोई कटोरी है, जैसे हमारे घर में नॉर्मल कटोरी होती है, लेकिन ये किससे बनी है, सिरामिक से बनी है। इसको हम क्या कहते हैं, चाइना डिश कहते हैं। चाइना डिश के अंदर हमने क्या लेना है, कैम्फर या फिर अमोनियम क्लोराइड। कैम्फर अपने घर में जो कपूर होता है, मंदिर में भी रखा होता है, वही है। अमोनियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड या फिर कैम्फर, कपूर, इनमें से कोई भी एक चीज आप ले सकते हैं। लेके क्या करना है कि हमें उसको चाइना डिश के अंदर डालना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। उसके बाद ये जो होता है ना बच्चे, ऐसे करके, ये हमारे पास होती है फनल, ठीक है। लैबोरेटरीज में आपने देखी होगी, कांच की होती है। इसको उल्टा अगर आप कर देते हैं कि ये वाली साइड नीचे है और ये वाली जो पतली साइड है वो ऊपर है, जैसे यहाँ लगी हुई है, तो हम इसको कहते हैं इनवर्टेड फनल, उल्टी करी हुई फनल। तो पहले चाइना डिश में कैम्फर लेना है, उसको कवर कर देना है इन्वर्टेड फनल से, और फिर इसके माउथ पे, यहाँ क्योंकि ये ओपन होती है, यहाँ हम लगा देंगे कॉटन। तो ये बन गया कॉटन प्लग, ठीक है। अब होगा क्या कि धीरे धीरे जैसे हम इसको हीट कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड अपने पास कैसा था, ये कैम्फर कैसा था, सॉलिड था। नाउ उसके वेपर्स बन जाएंगे और वो इधर पे चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ये यहाँ दिखा रखे हैं। यानी कि हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड या फिर सॉलिड कैम्फर, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं सब्लिमेशन। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और वेपर इज नोन एज सब्लिमेशन। यहाँ भी दिया हुआ देखो, a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called as sublimation, and the direct change of gas into solid without changing into liquid is called deposition। अगर आपका सॉलिड और गैस, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, आप इसे कहेंगे सब्लिमेशन। अगर आपका गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, तो आप इसको बोलेंगे डेपोजिशन। ऑलराइट, चलो। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अभी जो हमने पढ़ा वो था कि टेम्परेचर के वेरी करने से स्टेट कैसे चेंज होती है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि प्रेशर को चेंज करने से इसकी जो स्टेट है वो किस तरीके से चेंज होगी। We have already learned the difference in various states of matter is due to the difference in distances between the constituent parts. What will happen when we start putting pressure and compress a gas? देखो हमने ये चीज पहले भी पढ़ी थी, जैसे एक डायग्राम आपको बना हुआ था, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कुछ ऐसे थे, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज थे, राइट। लिक्विड के अंदर ये ही पार्टिकल कुछ इस तरीके से, और गैसेस के अंदर ये पार्टिकल ऐसे थे। यानी कि state of a substance, whether it's solid, liquid or gas, it depends upon force of attraction existing between the particles, कि particles के बीच में कैसा force of attraction exist कर रहा है। solid में force of attraction is very very strong, liquid में medium सा होता है, और gases के अंदर force of attraction is very weak।
राइट। तो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज करने से आप स्टेट को चेंज कर सकते हैं, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा तो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी वेरी करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग है, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस उतना ही कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना वीक है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस उतना ही ज्यादा है, राइट। अब अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करने का मतलब कि पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज लाना, राइट। प्रेशर अगर मैं अप्लाई करूं, यहाँ से देखो प्रेशर P अप्लाई करूं, तो ये धीरे धीरे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्लोज आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा तो स्टेट चेंज होगी, राइट। आओ देखते हैं कैसे होता है। हमने 3 चैम्बर्स ले लिए, A, B, C। अब आपने क्या किया कि ये A के अंदर यहाँ पे कोई मैटर ले लिया और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन इज बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस जिससे आप नीचे की तरफ पुश करेंगे और पिस्टन नीचे पुश करने से प्रेशर ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये पिस्टन को हम धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, ये नीचे आ रहा है। जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा तो ये पार्टिकल्स देखो, इस केस को ऑब्जर्व करो और इस केस को ऑब्जर्व करो, दिख रहा है आपको पार्टिकल्स एक दूसरे के और क्लोज आ गए। और इसमें भी अगर आप प्रेशर और अप्लाई करेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड लाइक दिस, यानी और ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आ गए, राइट। तो आगे हम देखते हैं। Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. अगर हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 2 काम करने पड़ेंगे। पहला जो हमने यहाँ किया था कि हमने क्या किया कि पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज लेके आए, कुछ प्रेशर अप्लाई किया जिससे पार्टिकल एक दूसरे के पास आ गए, ये हमने प्रेशर अप्लाई किया। दूसरा काम अपने को ये करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर मैटर का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को भी हमें कम करना पड़ेगा। प्रेशर ज्यादा करना है, टेम्परेचर कम करना है। इन 2 काम के करने से आपकी गैस विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और यही गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, इसी को कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। आपने कभी सुना होगा या नहीं सुना तो अभी सुन लो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखते हैं। ऐसा क्यों? लो प्रेशर पे क्यों नहीं करते इसको, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने गैस सुनी थी, सॉलिड तो हमने सुनी नहीं, पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2 गैसियस फॉर्म में, आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं CO2 सॉलिड में, तो ये जो आप कन्वर्जन करेंगे तो सॉलिड CO2 कैन बी स्टोर्ड ओनली एट हाई प्रेशर। अब देखते हैं, सॉलिड CO2 gets converted directly into gaseous state on decreasing pressure to 1 atm without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is known as dry ice. देखो समझो, हुआ क्या कि ये गैसियस फॉर्म में था, ये किस में है? सॉलिड में है, ठीक है। आपने सॉलिड पे रख लिया, मैं कहती हूँ कि ये सॉलिड पे रह लेगा, लेकिन सिर्फ तब रहेगा जब आप हाई प्रेशर पे रख रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही ये प्रेशर अगर थोड़ा सा भी कम हुआ, 1 atm तक ही अगर आता है, तो 1 atm प्रेशर पे आने पे होगा क्या कि सॉलिड CO2 डायरेक्टली वापस कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में ये नहीं आ रहा, या तो सॉलिड से गैस में जा रहा है या गैस से सॉलिड में आ रहा है। इसीलिए हमें ये हाई प्रेशर पे रखनी होती है, क्योंकि हाई प्रेशर से अगर इसका प्रेशर 1 atm के आसपास आता है तो फिर ये अपने आप ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में रहता ही नहीं है। क्योंकि ये लिक्विड में तो किसी भी स्टेट में नहीं आ रहा, तो हम इसको बोलते हैं ड्राई आइस। तो यहाँ से हमें 2 चीजें क्लियर हुई
कि हमारे किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए, मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए दो फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहला है प्रेशर एंड द अदर वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों मिलकर के बताएंगे कि किस मैटर की कौन सी स्टेट होगी। आओ अब इस अच्छे से चार्ट को देखते हैं। देखो, when a solid gets converted into liquid, converting of solid into liquid is known as fusion. Converting of liquid into solid is termed as solidification. Conversion of liquid into gas is called as vaporization. Conversion of gas into liquid is known as condensation. Conversion of gas into solid is called deposition, and conversion of solid into gas is called sublimation. ठीक है, ये इंटर कन्वर्जन होता है पूरा हमारे पास। नेक्स्ट देखो, evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? क्या हमें हमेशा हीट प्रोवाइड करनी होती है या फिर प्रेशर को चेंज करना होता है अगर हम किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर रहे हैं? Can you quote some example for everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? कहने का मतलब इतना है कि हीट में भी देनी पड़े, में भी ना देनी पड़े, लेकिन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना ही करना है, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है जरूरी है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, गीले कपड़े मम्मा सुखा के आती हैं छत पे, कभी आपने भी सुखाया होगा कुछ ना कुछ, हैंकी टॉवल, वो सूख जाते हैं। जो हम सुखा के आते हैं वो तो गीले होते हैं, हम हीट देते हैं नहीं देते, लेकिन वो जो मैटर है वो फिर भी ड्राई हो जाता है। We know that particles of matter are always moving and are never at rest. At a given temperature, in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. In case of liquid, a small fraction of particles in the surface having higher kinetic energy is able to break away some force of attraction of other particles and gets converted into vapor. This phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. बहुत ही सिंपल है। देखो हुआ क्या, साफ सीधी बात ये है कि हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में, हम ये डायग्राम अभी पहले भी देखा था हमने, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं, लिक्विड में थोड़ा सा गैप है, गैस के केस में पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, राइट। तो है क्या कि लिक्विड में क्या होता है, जैसे मैं एक बाल्टी पानी की भर के रखी हूँ ऐसे, ये बकेट ऑफ वाटर हमने रखी है और इसमें पूरा पानी 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 भर गया यहाँ तक, सरफेस तक, ठीक है। अब ये पार्टिकल जो कि सरफेस पे है, होता क्या है कि ड्यू टू एनी मीन्स, किसी तरीके से इन पार्टिकल्स को, ये जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, इन सरफेस के पार्टिकल्स को कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाती है, मिल जाती है। जैसे ही इसके पार्टिकल्स को थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो ये ऊपर हवा में इवेपोरेट कर जाते हैं, और अगर लिक्विड के पार्टिकल्स एयर में इवेपोरेट कर गए, यानी इन्होंने अपने जो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा था, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ पाए, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गए। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। दिस phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called as evaporation. थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करी, गेन करते के साथ ही वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अभी आया नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले की बात है ये, ठीक है। तो लिक्विड अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं या अफेक्ट करते हैं, इसको कुछ एक्टिविटी से समझेंगे। जैसे पहले दिया हुआ है, टेक 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan।
हमने क्या किया कि 5 ml पानी ले लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और किसी फैन के नीचे इसको रख दिया, क्या होगा? आप करके देखो, एक कटोरी लो अपने घर में और किसी फैन के नीचे इसको रख दो और फिर देखो क्या होगा। Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. ये सेम है। Take 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard or a shelf in your class. Record the room temperature, record the time or days taken for the evaporation process in the above class. ये आप अपने घर पे या क्लास में करके देख सकते हैं। आपको क्या करना है, 3 केसेस लेने हैं। नंबर 1, एक चाइना डिश ली, एक्चुअली काम करना 3 चाइना डिश लेना, 1 2 3। इस चाइना डिश के अंदर हमने क्या किया, पानी फिल किया, इसमें भी तीनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। आप इसको रख दीजिए अंडर अ फैन, इसको रख दीजिए इनसाइड अ कबर्ड और इसको लेना रेनी डे में, बरसात वाले दिन, और इसको रख लेना। तीनों में आपको पानी का अमाउंट अलग अलग मिलेगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम। ये क्यों हो रहा है? ये इवेपोरेशन की वजह से हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखो, इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आप ये कर सकते हैं कि कटोरी ले लीजिए और एक बड़ी सी प्लेट ले लीजिए, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ खाना डालो, सबसे पहले कौन सा ठंडा होगा उसको चेक करो, ठीक है? तो सरफेस एरिया को बढ़ाने से इवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जितने पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उतने ही किस में जाएंगे, वेपर स्टेट में, ठीक है? यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है कि आपके पास जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर वेपर्स का अमाउंट अच्छा खासा प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से उमस जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, वो चिपचिपी वाली जो गर्मी आ जाती है दिल्ली गुड़गांव के एरिया के आसपास, वो वाली, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। एंड होता क्या है, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If amount of water in air is already high, तो rate of evaporation क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके पास जो कंटेनर या बीकर था उसमें से वाटर वेपर्स ही तो ऊपर जा रही थी एटमॉस्फेयर में, लेकिन एटमॉस्फेयर पहले ही भरा पड़ा है वाटर वेपर्स से, तो फर्दर ये इवेपोरेशन जो हो रहा था वो उतनी स्पीड से नहीं हो पाएगा जितना पहले हो रहा था। तो ह्यूमिडिटी होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाता है, ठीक है? फोर्थ फैक्टर इज विंड स्पीड। हवा की तेजी, कितनी तेजी से हवा ब्लो कर रही है। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन कि क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। जब जिस दिन हवा चल रही होती है तो उस दिन क्लोथ्स जो है, कपड़े, वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे हवा की स्पीड, विंड स्पीड बढ़ती है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। अगर हवा की स्पीड बढ़ेगी तो उसके साथ साथ वाटर वेपर जो है वो भी कपड़े में से निकल के एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, और वाटर वेपर्स अगर बाहर चले जाएंगे तो कपड़ा सूख जाएगा, यानी इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो हम कंक्लूड कर लेते हैं चारों फैक्टर्स को। द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इवेपोरेशन, फर्स्ट वन, surface area increases with increase in evaporation increases with increase in surface area, evaporation increases with increase in temperature, evaporation decreases with increase in humidity, and evaporation increases with increase in wind speed, ठीक है? Last, how does evaporation cause cooling? evaporation के होने से कूलिंग कैसे होती है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो ठंडा कैसे होता है? In an open vessel, liquid keeps on evaporating. किसी भी ओपन बर्तन के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल जो है, जो लिक्विड है उसका इवेपोरेशन होता रहेगा, ओपन अगर वेसल है तो। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। जैसे आप एक काम करो, किसी ऐसे पार्क में जाओ जिसमें बीच में कोई फाउंटेन है या कहीं भी पानी का कुछ एरिया है, तो वहां से क्या होगा, आपको एक अलग ही ठंडक
फील होगी, राइट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर बॉडीज होती है या कोई भी अगर ओपन वेसल है तो उसमें से इवेपोरेशन, पानी का लिक्विड स्टेट को छोड़ करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना, ये इवेपोरेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है, यानी कि सराउंडिंग के अंदर मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा होने में हो क्या रहा है कि ये जो लिक्विड हमारे पास था, ये लिक्विड सराउंडिंग को अपनी एनर्जी दे रहा है, ठीक है? या सॉरी, हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिक्विड जो है वो सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. क्योंकि evaporation के टाइम पे देखो बच्चों, इसीलिए बहुत सिंपल है ये। एक सेकेंड, आपने कप लिया, ठीक है, इसमें आपने कॉफी या चाय कुछ भी रख दी, ये बड़ी गरम गरम है, थोड़े टाइम बाद ये ठंडी हो जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें से भाप जो निकल रही है, ये भाप, ये इवेपोरेशन इसकी एनर्जी को लेके जा रहा है, राइट? नेक्स्ट आप क्या करते हैं, ये जो वाटर बॉडीज होती है, तालाब है, फाउंटेन है, लेक है, ये क्या करेंगी? सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि ये सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हैं, इसी वजह से सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इसी वजह से इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब देखो, हमें अलग अलग कुछ फिनोमेना देखने हैं। When you pour some acetone या फिर nail polish remover on your palm, होता क्या है कि हमें कूलिंग सेंसेशन आती है। तो कूलिंग सेंसेशन क्यों आती है? क्योंकि हमारे पाम की जो सरफेस, स्किन का जो सरफेस कांटेक्ट में आया एसीटोन से, हमारी स्किन के पार्टिकल्स की जो एनर्जी थी वो किसने ले ली? एसीटोन ने ले ली, और एसीटोन उस एनर्जी को लेकर के इवेपोरेट कर दी। इसीलिए हमारे हाथ पे क्या हुआ? कूलिंग सेंसेशन। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because अपने गर्मियों में होता है ना ये चीजें कि हम घर के बाहर में पानी छिड़काव करते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो फ्लोर है या वो जो रूफ है, छत है, उसकी जो एनर्जी है वो कौन ले लेगा? वो जो स्प्रिंकल किया आपने पानी, वो पानी उस एनर्जी को गेन कर लेगा और इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है? कैन यू साइट सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ where we can feel the effect of cooling due to evaporation? आप डेली लाइफ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो सबसे पहला हमारे पास है कि समर में हमें कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनने होते हैं? क्यों बोलते हैं कि गर्मियों में कॉटन क्लोथ ही पहने? कॉटन में ऐसा क्या है? ड्यूरिंग समर वी perspire more because of mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation the particles at the surface of liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है, नेचुरली भगवान ने हमें बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है कि हमारी जो बॉडी की हीट होती है ड्यूरिंग समर्स, होता क्या है कि वो अपने आप ही वाया स्वेटिंग, पसीने के तौर पे वो बॉडी से बाहर निकल जाती है और हमारी स्किन पे स्वेटिंग के फॉर्म में हमें ऑब्जर्व हो रही होती है, राइट? तो ड्यूरिंग समर वी पर्सपायर मोर because of mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. तो होगा क्या कि हमारी बॉडी के सरफेस पे, जैसे ये कोई पर्सन है, इसकी बॉडी के सरफेस पे जो स्वेटिंग या पसीना आया है, सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे गेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और वो इवेपोरेट कर जाते हैं। यानी हमारी बॉडी की जो हीट थी वो पहले किसके फॉर्म में बाहर आई? स्वेटिंग के फॉर्म में। अब ये स्वेट जो है दैट विल बी इवेपोरेटेड, तो आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी ना? तो हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. अब कॉटन जो है that is a very good absorber of water. कॉटन अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए कॉटन क्या करेगा? स्वेट को रिमूव करने में हेल्प करेगा, और जितना स्वेट हमारी बॉडी से रिमूव होगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना कूल डाउन होगा और हमें कंफर्टेबल लगेगा। इसीलिए हमें कॉटन क्लोथ्स वेयर करने चाहिए ड्यूरिंग समर्स। अब देखो, एक बच्चे ने क्या किया, गर्मियों का टाइम था, फ्रिज से फटाफट पानी निकाला और ग्लास के अंदर डाल दिया। तो आपने देखा होगा कि ये जो ग्लास होता है थोड़ा टेढ़ा बन गया, पर कोई बात नहीं। ये जो ग्लास होता है, जैसे ही आप इसमें ठंडा पानी डालेंगे, इसके सरफेस पे
यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आने शुरू हो जाएंगे, राइट? हमने देखा है कि बाहर हम कहते हैं इसको पसीना आ गया, क्या एक्चुअली में इसको पसीना आता है? नहीं, इसको पसीना नहीं आता। जब आपने किसी ग्लास टम्बलर में, टम्बलर कुछ नहीं होता, इधर लिखा हुआ है एक वर्ड, वही कंटेनर को ही बोल रही है, ठीक है? आपने किसी ग्लास टम्बलर में या ग्लास कंटेनर के अंदर पानी डाला, तो पानी कैसा है? ठंडा है। पानी ठंडा है तो ग्लास का सरफेस क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। ग्लास का सरफेस अगर कोल्ड हुआ तो इसके आसपास एटमॉस्फेयर में कुछ तो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ भी प्रेजेंट होंगे ना, हमारे आसपास रहती है कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स। जैसे ही ग्लास का टेम्परेचर कम होगा तो ग्लास का टेम्परेचर कम होने से ये जो वाटर वर्कर्स हैं इनका भी क्या होगा? टेम्परेचर कम होना, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दे विल कंडेंस, और ये कंडेंस हो जाएंगी फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। और ये आपको एंड दे विल कंडेंस फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, और फिर ये पानी यहाँ इसके सरफेस पे आपको वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो हुआ क्या कि ग्लास टम्बलर हुआ क्या कि ये जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, हमारा ग्लास ही टूट गया वैसे। एक सेकेंड, ये जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, ये जैसे ही कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आए तो इनकी एनर्जी लूज हो गई। इनकी एनर्जी लूज होते ही ये कंडेंस हुए और लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। लिक्विड में कन्वर्ट होकर ये ग्लास की सरफेस पे चिपके हुए आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है? आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब मुझे आप क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन आप see you guys in the next class. Bye.